नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सबको पता चल गया होगा कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है 17 मई तक, जो कि 30 मई से आगे जाएगा। लेकिन जो ये मार्च के अंतिम दिनों से हो रहा है और अब मई भी आ गया, मई में आज दूसरी तारीख भी आ गई, दोपहर हो गया। कल 3 तारीख को आप मेरा ये वीडियो देखेंगे और उसके बीच एक वीडियो मैं और जारी कर चुका हूँगा, जो फेसबुक पर आप हमारे धैर्य योग के मिथिला के लाल, हेल्पिंग हार्ट आदि पेजेस पर देख सकते हैं। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेगुलरली टीवी पर आकर बताते हैं कि उन्होंने 70 लाख परिवारों को राशन दे दिया और डबल राशन दिया है, इस महीने भी और पिछले महीने भी। उसके बाद वो लगभग 5 लाख 7 लाख लोगों को भोजन करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा डेटा पर। इस्कॉन टेम्पल, अगर आप द्वारका के आसपास रहते हो या प्रॉब्ली पूरी दिल्ली में शायद जहां जहां इस्कॉन हैं, वहां पर ये कैंपेन्स आप फेसबुक पर देख रहे होंगे। रेगुलरली ऐड कर रहे हैं कि दे आर फीडिंग ओवर 5 लाख पीपल रेगुलरली। 5 लाख से ज्यादा लोगों को वो भोजन करा रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज, जिस तरह वो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, आप देखिएगा। जो जानवर होता है ना, जानवरों को भी उससे बेहतर तरीके से खाना खिलाया जाता है हमारे यहाँ पर, जिस तरीके से वो इंसानों के लिए भोजन मुहैया करा रहे हैं। प्लास्टिक के डब्बों में, यूं ही खुला डब्बा पूरे दिन रिक्शे पे घूमता रहता है जब जब वो खाना देने आते हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त भीड़ होती है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। और मैं तारीफ हम लोगों की, हमारी टीम की, खास तौर पे अविनाश झा जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और उनकी राह पर चलकर हम ये अभियान अभी तक चला पाए हैं। अगर आप हमारे यहां पर आकर देखेंगे, हम हर व्यक्ति को सैनिटाइज करते हैं, हाथ उनके, हर व्यक्ति का, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये कतार कितनी लंबी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम लोग लाखों लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जितनों को भी करा रहे हैं, हजारों को करा रहे हैं, तो उन 1000 लोगों को उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए मानवीय स्तर पर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कल खबर आई कि बिहार और यूपी के जो प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, झारखंड के जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए बसें चलाई जाएंगी। उनके लिए रेलवे ने कुछ ट्रेन्स अलोकेट किए हैं। और आज सुशील मोदी, जो बीजेपी का है, उसने खबर दी। देखिए, ऐसे लोगों के लिए मन में कहीं से भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आदर का भाव आता ही नहीं है। तो उसका कहना है कि हम इन लोगों को लाने में सक्षम नहीं है। तो तुम डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? नहीं मर सकते तो आओ, मैं तुम्हारा गला दबा देता हूं। जी हाँ, मैं आप सबके सामने ही कह रहा हूं, अगर तुम खुद नहीं मर सकते हो डूबकर, तो आ जाओ, मैं तुम्हारा गला दबा देता हूं। या बिहार में बहुत सारे लोग होंगे जो दबाने के लिए तैयार होंगे, चले जाओ किसी के पास। चुनाव के अलावा, भाषणबाजी के अलावा क्या किया है तुम लोगों ने आज तक? सबसे ज्यादा मजदूर कौन से राज्यों के फंसे हुए हैं बाहर? 2 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार। सबसे ज्यादा मजदूर हैं कहां? सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता कहां है इन राज्यों से? महाराष्ट्र, दिल्ली और कोलकाता। ये 3 राज्य हैं, ये 3
जगह हैं जहां पर लाखों की तादाद में हर साल लोग बिहार और यूपी से माइग्रेट होते हैं रोजगार की तलाश में। हालांकि अगर आप डेटा देखेंगे सेंसस का तो वहां पर सबसे बड़ा फिगर आपको आएगा महिलाओं का, लेकिन वो महिलाएं विवाह के उपरांत माइग्रेट होती हैं, तो वो खारिज करता हूं। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है इन राज्यों से। तो इन राज्य की सरकारें, मायावती बहन जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव खास तौर पे, जिसके नाम के आगे नेताजी लगता है, किस बात का जी? तुमसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल तो बिस्किट है पार्ले जी, और उसको बनना है प्रधानमंत्री। तो इन राज्य के नेताओं ने किया क्या है? बिहार की प्रति व्यक्ति आय अगर आप सुनेंगे, शायद हो सकता है आपको पता हो, 43,822 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। महीने का नहीं है भाई साहब, सालाना। आज के समय में 2020 में शायद 50,000 हो गया होगा। पिछले साल का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। 43,822 रुपए प्रति व्यक्ति आय बिहार में है, जहां पर लोगों को गर्व होता है कि बिहार में मोदी जी ने पिछले 7 सालों में इतना जबरदस्त विकास किया है कि बीजेपी का हेडक्वार्टर शानदार हो गया है दिल्ली में। कांग्रेस ने इतना जबरदस्त काम किया पिछले 70 सालों में, जो कांग्रेस के लोग फेसबुक पर, तो समझ ही नहीं आता है कि आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने भारत में इतना काम किया है। ये एम्स, ये आईआईएम्स, आईआईटीज, मुझे तो लगता है अगर ये नहीं बने होते तो शायद हम ज्यादा बेहतर स्थिति में होते, क्योंकि यहां पर ज्यादातर पढ़ने वाले लोग जाते कहां हैं? बाहर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। तो ये संस्थान बनाए किस लिए गए थे? क्या अभी भी भारत के लोगों की नस्लों में गुलामी की जंजीर बंधी हुई है? क्या आपको हर काम के लिए, हर बात के लिए समझाना पड़ेगा? बिहार के लोग खास तौर पे बात करते हैं कि बिहार में और कुछ हो ना हो, बिहार के लोग राजनीति में सटीक हैं। जी हां, शायद ज्यादा समझदार जब इंसान होता है तो यही होता है। एक कहावत है कि बेसी समझदार गूंह खाई छे, तो वह गूहे खा रहल छे बिहार के आज। इसीलिए शायद 43,822 रुपए के साथ, सालाना आय के साथ, भारत के 30-33 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। भारत में बिहार के लगभग 33% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा का स्तर आप सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी कि क्या उसका मापदंड है, और उस मापदंड में भी ऐसे 33% लोग हैं जो उससे भी नीचे रह रहे हैं। जमीनी हकीकत उससे भी गंदी है, उससे भी बदतर है। तो किस बात का इंतजार हो रहा है बिहार में? अगले चुनाव का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बिहार, जो कि इसके बारे में तो बोलना ही बेकार है, ऑल्दो सबकी परिस्थिति एक जैसी ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि ये कानून लाया जा सके कि 2 पार्टियां मिलकर सरकार नहीं बना सकती? जब वोटर्स ने एक खास पार्टी को नकार दिया तो क्यों वो पार्टीज मिलकर
सरकार बना देती हैं, जरा जैसा अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में भी आप देख रहे हैं। तो क्या है, वोटर्स के साथ मजाक नहीं है? ऑल्दो वोटर्स खुद बहुत बड़े मजाक हैं, खुद बहुत बड़े मजाक के पात्र हैं, लेकिन क्या इस पर एक कानून नहीं लाया जाना चाहिए? क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है उसको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहिए? क्या उसे एक अग्रीमेंट नहीं मानना चाहिए? अगर आप लीगली सबके सामने शो कर रहे हैं, और मैं ये अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से, सभी राज्य के लोगों से, पूरे भारत के एक एक नागरिक से अपील करता हूं कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए कि जब तक इलेक्शन में जारी किया जाने वाला मैनिफेस्टो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, मैं वोट नहीं दूंगा। मैं तो वोट नहीं दूंगा। और मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाए। कोई वकील अगर मेरी बात सुन रहा है, कोई वकील अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप नहीं फाइल कर सकते हैं ये पिटीशन, तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरे बिहाफ पे आप डालें, सुप्रीम कोर्ट में डालें, हाई कोर्ट में डालें, वेयर एवर यू वॉन्ट। हाँ, लेकिन पैसे मैं नहीं दे सकता हूं, पैसे नहीं दूंगा। लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए मैनिफेस्टो। जब तक ये मैनिफेस्टो लीगल डॉक्यूमेंट का रूप नहीं लेगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज यूं ही भारत की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। और जो सरकार बनाने वाले लोग हैं वो हम में से, आप में से ही लोग जा रहे हैं। तो आपको खुद पहले खुद अंतर्मन से भारत की सेवा करने के लिए, भारत के विकास के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आवाज उठाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि आप चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टो एक लीगल डॉक्यूमेंट बने, इसको एक अग्रीमेंट का दर्जा मिले, तभी आप वोट देने जाएंगे। मैं तो वोट नहीं दूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। घर पर बने रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।